हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में मैं क्लास 10th सोशल साइंस की हिस्ट्री पार्ट की पहली चैप्टर जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करूंगा। एकदम शॉर्ट में, सिंपल में आप लोगों को पूरा लेसन जो है ना समझा दूंगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ये वीडियो स्पेशली हमारा ASSEB यानी कि सेवा बोर्ड के लिए है। तो चलिए पहले चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। तो हुआ ऐसा कि अंग्रेजों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पे काम किया। उन्होंने भारत में इसे शुरुआत 1905 यानी कि 1905 में बंगाल के विभाजन से किया। उस समय बंगाल बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, साथ ही साथ राज्य के चेतना जगाने का, राष्ट्र प्रेम जगाने का ये केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों ने इसी को दबाने के लिए बंगाल को धर्म के नाम पे दो हिस्सों में बांट दिया। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पे आए, विदेशी कपड़े और विदेशी सामान को जलाया। पूरा बंगाल में जो ना आग का माहौल था, जल रहा था, विरोध का माहौल था। नेताओं ने स्टूडेंट्स और वहाँ के लोगों को ये कहा कि जितना हो सके विदेशी सामान को बॉयकॉट करें और स्वदेशी सामान को यूज़ करें। तो देखो, ये तो बैकग्राउंड में था कि क्या चल रहा था। अब चैप्टर को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस है, यानी कि देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना, ये स्टार्ट हुआ था 1905 से लेके 1911 के बीच में। इसको माना जाता है हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह। और ये कब हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। इसको माना गया एक हिस्टोरिक इवेंट। उस समय बंगाल जो वो बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, जिसको दो पार्टों में बांटने की मतलब साजिश चल रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। कहा तो ये भी जाता है, माना ये भी जाता है कि जो सेपोई म्यूटनी हुआ था 1857 में, उसके बाद ये सबसे बड़ा एक तरीके से माहौल बना था जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को लामबंद कर दिया था, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा था पार्टीशन में? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसमें क्या हुआ, अपग्रेड कर दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को एज ए प्रेसिडेंसी टू गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस वजह से जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे वो सबऑर्डिनेट हो गए, वो फोर्ट विलियम्स के अंडर है, जिसके अंडर इनको जो है ना बहुत बड़ा एक हिस्सा मिल गया इनके अंडर में। अब हुआ ऐसा कि उस समय बंगाल जो था वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो है ना रूल करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा ये राज्य हुआ करता था, यानी कि प्रोविंसेस जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत बड़ा प्रोविंसेस हुआ करता था और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को रूल करने में प्रॉब्लम आ रहा था। बताया यह जाता है कि जो सेपोई म्यूटनी हुआ था 1857 में, उससे ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा धक्का लगा था। और उसके बाद से ही जो है ना ये लोग रिफॉर्म करने की सोच रहे थे, किस तरीके से भारतीयों पे यानी कि भारत पे एक अच्छी प्रकार बनाया जा सके, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। और उनमें से ही ये एक रिफॉर्म था, आसाम को उस समय एक सेपरेट स्टेट बनाया गया फरवरी 7, 1874 में, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स ब्रह्मपुत्र वैली से ली गई, जिसमें ग्वालपारा, कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुर और शिवसागर, ये तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे। इसके अलावा भी खासी जंटिया हिल्स, नागा पहाड़, उसके बाद गारो पहाड़ और कछार और श्रीहाट, इन सबको भी इंक्लूड किया गया। कहा यह जाता है कि कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये सबसे पहला स्टेप्स था बंगाल का पार्टीशन का। फिर 1901 में यानी कि 1901 में एंड्रयू फ्रेजर जो कि चीफ कमिश्नर थे उस समय के मध्य प्रदेश के, प्रपोज किया कुछ बदलाव चाहिए उनको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ऑफ मध्य प्रदेश एंड बंगाल टू लॉर्ड कर्जन। अच्छा, उसके बाद फ्रूलर जो कि उस समय के चीफ कमिश्नर थे आसाम के, उन्होंने भी प्रपोज किया ताकि एनेक्सिंग यानी कि मिलाया जा सके छत्तीसगढ़ को टू आसाम, ताकि जो है टी बिजनेसेस, उस समय का जो टी बिजनेस था उसको एक्सपांड किया जा सके। फिर जाके लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो कि वाइसरॉय थे 1872 से लेकर 76, इन्होंने भी प्रपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल टू गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। और ये भी बताया गया कि बहुत चैलेंजिंग होता था उस अभी के जो उड़ीसा है उस समय फेमाइन वगैरह भी आ जाया करते थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता था। पार्टीशन में देखो हुआ क्या, एंड्री फ्रेजर ने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बने 1903 में, तो लॉर्ड कर्जन ने डायरेक्ट किया कि एक प्लान बनाओ जिससे जो है ना नई प्रोविंशियल बाउंड्रीज को फॉर्म किया जा सके। तो फ्रेजर्स का प्लान ये था कि उन्होंने एक प्लान बनाया और सबमिट किया मार्च 28,
1903 को और सजेस्ट किया कि ढाका, चट्टग्राम और राजशाही इंक्लूडिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिनमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स को है ना, उसको आसाम के साथ क्या कर दिया जाए, एनेक्स कर दिया जाए। 1 जून 1903 को लॉर्ड कर्जन ने डिस्कशन किया हर्बर्ट लिस्ली के साथ, जो कि स्टेट सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इन्होंने एक प्रपोज डिटेल बनाया और इसी डिटेल को बाद में जाके ना कहा गया द मिनट ऑन टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, बाद में जाके इसको लिस्ली पेपर भी कहा गया। और इसमें क्या था, इसमें यह था कि नई प्रोविंसेस बनाई जाएगी जिसका नाम होगा ईस्ट बंगाल एंड आसाम, जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ और ईस्ट बंगाल के लेके आसाम में इंक्लूड कर दिया जाएगा और ढाका को उसका कैपिटल बना दिया जाएगा, जिसका पॉपुलेशन 3.1 करोड़ है। और उस समय 1.8 करोड़ मुस्लिम्स थे वहाँ पे और 1.2 करोड़ हिंदूज थे। और जो दूसरा पार्ट बचा हुआ था, जो बंगाल वाला पार्ट था, उसमें बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को मिला के रखा जाएगा। इसको बंगाल प्रोविंसेस कहा जाएगा और इसका कैपिटल होगा कोलकाता। यानी कि 2 प्रोविंसेस, पहला तो था ईस्ट बंगाल एंड आसाम जिसका कैपिटल ढाका को बनाया गया, जहाँ पे मेजोरिटी किसको रखा गया, मुस्लिम्स को रखा गया। और दूसरा जो प्रोविंसेस था वो बंगाल प्रोविंसेस था जिसका कैपिटल कोलकाता रखा गया और यहाँ पे पॉपुलेशन जो था मेजोरिटी हिंदूज को रखा गया और 90,000 जो है वो मुस्लिम्स थे और टोटल पॉपुलेशन 5.4 करोड़ थे। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि जो ईस्ट बंगाल के मेजोरिटी थे वो मुस्लिम्स थे और जो बंगाल वाले प्रोविंसेस थे जिसका कैपिटल कोलकाता था वहाँ पे हिंदूज को मेजोरिटी में रखा गया। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे इनका कोई एक हिडन एजेंडा था और हिडन एजेंडा भी क्या था, एकदम साफ था कि हिंदू और मुस्लिम्स को क्या कर दो, बांट दो और बांट के क्या करो, रूल करो। और ये हुआ भी, बहुत हद तक ये इसमें मतलब सक्सेसफुल भी रहे। इसी चीज़ ने मतलब कम्युनिज्म और एंटी जो ब्रिटिश सेंटीमेंट था ना उनका जो नींव रखने का काम किया यहाँ पे। वो लोग चाहते थे कि जो एंटी ब्रिटिश एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उसको किसी भी तरीके से डोमिनेट किया जाए, यानी कि दबाया जाए। और कैसे दबाना है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरफ। तो एक प्रपोजल लाया गया बाय द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जून 1905 में और ये डिक्लेयर किया गया, इसको 19 जुलाई को इसको क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया। ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, जिसमें 4 पॉइंट्स थे पार्टीशन के प्रोग्राम के। और डिक्लेयर किया गया 1 सितंबर 1905 को स्पेसिफाई कर दिया गया कि ईस्ट बंगाल एंड आसाम एक प्रोविंसेस होगा जिसका कैपिटल ढाका होगा और दूसरा प्रोविंसेस होगा न्यू बंगाल प्रोविंसेस जिसका कैपिटल कोलकाता होगा। आसाम का द कैपिटल ऑफ आसाम को क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया शिलोंग से ढाका। पहले आसाम का कैपिटल शिलोंग हुआ करता था जो आज मेघालय का कैपिटल है। उस समय के कुछ लीडर्स जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष, साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर, ये ब्रिटिशर्स के कॉन्स्पिरेसी को समझ गए और इन लोगों ने एंटी पार्टीशन प्रोपेगेंडा कैंपेन स्टार्ट किया। यानी कि लोगों को ये चेतना जगाने लगे राइटिंग से, मीटिंग से, कि ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो ना ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाया जा रहा है। इन लोगों ने क्या किया, 70,000 सिग्नेचर्स इकट्ठा किए और जिसको सबमिट किया गया तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, ताकि उनको पता लग सके कि हम जो ना इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ठीक है। अब डिस्पाइट पब्लिक ओपोजिशन, यानी कि पब्लिक तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रोका नहीं। गवर्नमेंट ने कोशिश की ताकि लोगों के गुस्से को क्या किया जाए, क्रश कर दिया जाए। अब यहाँ पे हुआ ये कि इसको देख के ना स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन गुड्स को और प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन गुड्स को। हुआ ये कि मीटिंग्स अरेंज की गई 14 जुलाई 1905 को और ये जो है मीटिंग एक धीरे धीरे मोमेंटम लेने लगा। कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए जैसे कि भंगर सर्वनाश इन संजीवनी, फिर जाके स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करने लगे विथ, अब ये लोग बॉयकॉट करने लगे, कई कॉलेजेस को वॉकआउट करने लगे, है ना। वॉकआउट किया इन लोगों ने जुलाई 18, 1905 को और एक सेंट्रल कमेटी बनाया। पब्लिक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया 7 अगस्त 1905 में, जो कि कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ और डिसाइड ये किया गया कि बॉयकॉट किया जाए ब्रिटिश गुड्स को। फिर 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन पार्टीशन को इम्प्लीमेंट किया गया, उस दिन लोगों ने इसको नेशनल मॉर्निंग डे कहा गया, यानी कि उस दिन शोक मनाया गया बंगाल में। लोगों ने अवॉइड किया कुकिंग और उस दिन रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के कॉल के
ऊपर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया कि राखी बांध के हम लोग जो है ना हिंदू और मुस्लिम्स को यूनिटी को हम लोग शो करेंगे। हड़ताल यानी कि स्ट्राइक्स जो है पूरा कंडक्ट किया गया पूरे कलकत्ता में, दुकानों को, बिजनेसेस को और जो इंस्टीट्यूशन है इन सबको क्या किया गया, बंद रखा गया। आनंद मोहन बोस इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन रखा फेडरल हॉल का, जो कि एक सिंबल ऑफ यूनिटी का काम किया। स्लोगन्स निकले वंदे मातरम, जो कि आज भी बोले जाते हैं। इनिशियली इकोनॉमिक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा पड़ा बॉयकॉट जब हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये मोमेंटम थोड़ा सा लूज कर गया। अब देखो इसमें होने का रीज़न बहुत सारा है, इंक्लूडिंग जैसे नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कोर्ट्स है, सबसे क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। तो स्टार्टिंग फेज पे तो ज़रूर ये बहुत ज़्यादा असर डाला। थ्रो सेंटर्ड इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट जो है ना पूरे देश में धीरे धीरे मोमेंटम गेन करने लगा। जैसे कि उनको पूरे महाराष्ट्र से भी सपोर्ट मिलने लगा, साउथ इंडिया से भी सपोर्ट मिलने लगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी सपोर्ट मिलने लगा, बिकमिंग एन ऑल इंडिया मूवमेंट। धीरे धीरे ये क्या, ऑल इंडिया मूवमेंट बन गए। फिर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और जो दादा भाई नौरोजी थे, इन लोगों ने हेल्प किया कि ये मोमेंटम जो ना पूरे देश में धीरे धीरे करके फैल जाए। 7 सालों में, जो कि 1905 से लेकर 1911 का टाइम फ्रेम था, इस बीच हमारे इंडियन लिटरेचर, सोसाइटी और एजुकेशन और इकोनॉमी पे एक बहुत गहरा असर पड़ा। क्या हुआ असर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? सबसे पहले लिटरेचर को समझ लो। उस समय बहुत सारे मैगजीन्स पब्लिश हुए जो कि देशभक्ति के ऊपर थे, जैसे बंगाली हो गया, फिर जाके संजीवनी हो गया, युगंतरा हो गया, वंदे मातरम हो गया, कई न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ड्रामा, सॉन्ग्स, तो ये सब फॉर्म बनने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर खुद ने 23 पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा, जिसमें अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, আমি तुम्हारे ভালোবাসি, ये जो कि नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का। फिर जाके जोदी तो डाक सुने क्यों ना से तबे अकेला चलो रे, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। ये सब फेमस मतलब गाने, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए देशभक्ति गाने लिखे गए। और भी बहुत सारे प्लेज जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुए। फिर नेशनल एजुकेशन में क्या हुआ, देखो नेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भी बहुत कुछ बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखाया अगेंस्ट R.W. कैरल्स के द्वारा। फिर एंटी जो सर्कुलर सोसाइटी था वो फॉर्म किया गया। लीडर्स लोगों ने अर्ज किया स्टूडेंट्स को, ताकि वो जो है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को है ना छोड़ दे, यानी जो कि सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। डॉन सोसाइटी को स्टेब्लिश किया गया ताकि पैट्रियोटिक के फीलिंग्स को जो ना स्प्रेड किया जा सके तुम्हारा स्टूडेंट्स के माध्यम से। नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया, स्कूल सेटअप किए गए, जो कि जातीय शिक्षा परिषद जिसको कहा जाता है कि 11 मार्च 1906 को बनाया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज बना, जो कि बाद में नेशनल यूनिवर्सिटी बन गया। फिर जाके बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि आज के टाइम में जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम पे जाना जाता है। साथ ही साथ वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। मिडिल क्लास जो अर्बन वुमेन थे, उन लोगों ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अक्रॉस द सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स का मतलब क्या होता है, जो पहले वुमेन्स लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब बाहर निकलने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे, जिसमें सरला देवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने फेस्टिव ऑर्गेनाइज किया, यानी कि उस समय ना जो हिंदू फेस्टिवल्स थे और मेलास थे, उनका बहुत बड़ा सहारा लिया गया। सिस्टर निवेदिता, इन्होंने एंकरेज किया यूथ्स को, वुमेन्स को, ताकि वो पार्टिसिपेट करें और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ पे। फिर राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज़, तो नेशनल इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे यहाँ पे खड़ा होना स्टार्ट हो गया। अब नेशनल इंडस्ट्रीज़ का बोलने का मतलब क्या है, बहुत सारे जो सेल्फ हमारे इंडस्ट्रीज है, जैसे स्पिनिंग से रिलेटेड, हैंडलूम से रिलेटेड, मस्टर्ड ऑयल, सोप, शुगर, मैच बॉक्सेस, बिस्किट के फैक्ट्रीज बने। फिर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नेशनल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब फॉर्म होने लग गए, जो कि हमें आगे चल के बहुत मददगार साबित हुआ। यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स, बांग्ला चक्शी कॉटन मिल, बंगाल केमिकल्स। फिर जमशेदजी टाटा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, इन्होंने आयरन फैक्ट्री खोला 1907 में। फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल समिट हुआ 1905 में। तो ये सब ना बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए उस समय। लेकिन हाँ, कुछ बातें दुखद भी थी। दुखद क्या था, मुस्लिम लीग का फॉर्म होना। अब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि हिंदूज जो है ना वो इस तरीके से काम कर रहे, तो उन्होंने कोशिश किया कि किसी भी तरीके से जो है ना रिलीजियस चीज़ों को भड़काया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, कैंपेन स्टार्ट किया। इन्होंने स्टार्ट किया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसे देने वाले लोग थे बड़े बड़े, जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह खान, इनको एंकरेज किया कम्युनल फीलिंग्स का, यानी कि
जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़काया। मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ बाद में जाके दिसंबर 30, 1906 में ढाका पैलेस में। फिर बाद में जिसको ऑर्गेनाइज किया गया नवाब समीउद्दौला और इसको प्रिसाइड किया गया नवाब बिकोर उल मुल्क के द्वारा। तो इनका साफ साफ एजेंडा ये था, ये लोग चाहते थे कि जो मुस्लिम लॉयल्टी है, यानी कि मुस्लिम लॉयल्टी वो ब्रिटिशर्स के साथ रहे, साथ ही साथ मुस्लिम्स को पॉलिटिकल राइट्स भी देने का काम किया। यानी कि देखो इनको भड़काया गया कि हम ये देंगे तो आप लोग हमारे साथ आ जाओ। यहीं पे जो वाइसरॉय थे उस समय के लॉर्ड मिंटो और जो सेक्रेटरी स्टेट थे लॉर्ड मिंटो, इन्होंने सपोर्ट किया बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीग के एक्टिविटीज़ को। और बाद में जाके इस मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, जिसको कहा गया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909 में। ये बाद में चल के एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ ही रहता था हमेशा। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन किया, लेकिन बाद में जब 1911 आते आते ये मोमेंटम थोड़ा सा लूज़ कर देता है। देखो स्वदेशी मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो पहले फोकस करते थे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर में, लेकिन बाद में ये बहुत एक मेजर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिससे लोग जो है ना देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए जुड़ाव फील करते थे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाली ये सब हुआ। कांग्रेस ने वार्न किया गवर्नमेंट को, जो पार्टीशन हुआ था ये कौन से सेशन में वार्न किया, 1903 में, जो कि मद्रास में सेशन हुआ था, वहाँ पे वार्न किया कि जो पार्टीशन हुआ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले ने एक इवन पेपर सबमिट किया, एक प्रोटेस्ट का पिटीशन सबमिट किया लंदन में 1905 में। बाद में जाके ये स्वदेशी मूवमेंट जो है एक तरीके से सक्सेसफुल रहता है। कैसे हम लोग कह सकते हैं सक्सेसफुल रहता है, बंगाल को वापस से दोबारा रीयूनिफाई कर दिया जाता है, यानी कि पहला जैसा था उसको उस तरीके से कर दिया जाता है। बाद में इन लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब जो है ना रिलीजन के नाम पे नहीं, बाद में इसको लैंग्वेजेस के नाम पे बांट दिया जाता है। अब देखो एंटी मूवमेंट जो एक्शन है गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ, वो क्या लिया गया था। ब्रिटिशर्स ये हमेशा चाहते थे कि वो ना सपोर्ट ले कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे। मॉडरेट लीडर्स मतलब जो ज़्यादातर बातचीत में यकीन करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो बातचीत पे उतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे, उनको यही था कि हमारा हक है, हम छीन के लेंगे। तो मॉडरेट जो लीडर्स थे जो बातचीत में यकीन रखते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें ऑफर की गई, जैसे कि टाइटल्स, पोस्ट, मेडल्स। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने पार्टीशन का फिर भी अपोज किया। इवन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने तो अपना नाइटहुड टाइटल जो था उसको रिटर्न कर दिया था ब्रिटिशर्स को। अब इससे स्वदेशी मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या था। देखो कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा था। पॉलिटिकल में देखो तो इसने एक तरीके से देश का जो दशा और दिशा है दोनों ही बदलने का काम किया। मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों ने अब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया कलेक्टिवली, यानी कि लोगों को अब पता लग गया कि हमें एक साथ रहना है, एक साथ काम करना है। फिर शिफ्ट इन कांग्रेस आउटलुक, कांग्रेस के लिए एक लुक क्या हो गया, वो चेंज हो गया है ना। इट चेंज द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलीव फ्रॉम पीसफुल डिमांड टू रियलाइजिंग दैट इंडियाज प्रोग्रेस इक्वल ए मस्ट स्ट्रगल। जो कांग्रेस पहले सोचती थी कि हम लोग पीसफुली कुछ भी चीज़ डिमांड करेंगे तो मिल जाएगा, अब इनका ये सोचना था कि नहीं, अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस जो चीज़ें हैं वो बनना स्टार्ट हो गया। डिमांड फॉर स्वराज ये हुआ। वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया किस तरीके से वुमेन लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, है ना। फिर देखोगे तो बर्थ ऑफ आर्म्ड मूवमेंट, यानी कि अब लोगों को ये लगने लगा, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ लोग थे इनको भी ऐसा लगने लगा कि अब ना वायलेंट थोड़ा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना वायलेंस यानी कि बिना हथियार उठा के जो ना ये सब कुछ होने वाला है। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि लास्ट में जाके वापस से दोबारा पार्टीशन को ख़त्म किया गया, रीयूनिफाई किया गया, यानी कि ये शो करता है ब्रिटिशर्स इस समय जो है ना वो हार गए, वो बैकफुट पे थे। पहली बात तो ये है ना, जो ये दिखाता है लोगों के अंदर ये इंस्पिरेशन डेवलप करता है कि आगे चल के हमें फ्रीडम मिलने वाली थी। तो लोगों के बीच में ना एक होप एक जगता है। बंगाल को रीयूनाइट किया गया था कब, दिसंबर 12, 1911 को यूनाइट किया गया था। और इंडिया का कैपिटल जो था तुम्हारा वो फ्रॉम कलकत्ता से कहाँ, अब दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। असम का एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न हो जाता है अंडर चीफ कमिश्नर विथ शिलोंग एज इट्स कैपिटल। तो शिलोंग को वापस दोबारा कैपिटल बना दिया जाता है। आई होप कि आपको ना मैं बहुत शॉर्ट में एक ही वीडियो में कोशिश किया मैंने समझाने को, शॉर्ट और सिंपल तरीका से। ठीक है, कोई भी डाउट रहे, दिक्कत रहे तो आप ज़रूर बताना। आगे जो है ना नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं सोशल स्टडी की, तो आप ज़रूर बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो ना आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ले आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर
कर दीजिएगा।